हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। देखो, कल आपका स्ट्रेट लाइन और सर्कल का टेस्ट है और अपना इंटीग्रेशन अभी साइड बाय साइड चल रहा है। तो पहले आप मुझे ये बताओ, अभी आप क्या चाहते हो? आपको स्ट्रेट लाइन सर्कल रिवाइज करना है या फिर मैं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊं? मुझे एक चीज बताओ ताकि फिर उसके हिसाब से हम आगे चले। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और आपको अगर रिवीजन की जरूरत है कल के टेस्ट के हिसाब से, या फिर आपने अभी तैयारी करी नहीं है, तो हमें फिर इंटीग्रेशन ही करें। तो आप सोच लो और मुझे एक बार, चलो मैं पोल कर देता हूँ, पोल में आंसर होता है कि फिर अगर आपको स्ट्रेट लाइन सर्कल रिवीजन करना है तो आप वो बताओ, ताकि फिर मैं पूरा वो रिवाइज करूँ। फिर एक टॉपिक है सर इंटीग्रेशन का, या तो हम वो कवर करें या फिर उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूं, वो कल के टेस्ट की रिवीजन करा दूं। अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर कर रखा है और रिवीजन चाहिए तो वो बता दो, अदरवाइज फिर हम स्ट्रेट लाइन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंटिन्यू करें। मैंने पोल लॉन्च किया, आप एक बार बता दो ताकि आइडिया लग जाए। सब लोग पोल में अपना अपना वोट कर दो। एवरीवन प्लीज काइंडली वोट। आप चाह मतलब इंडेफिनिट आज आपको रिवीजन करना, इंडेफिनिट है तो फिर मैं अपन वो तो चलेगा अभी अगले हफ्ते। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ रखा हो, करना हो, अदरवाइज क्विकल टेस्ट और आपको जैसा सही लगे। पोल में आप आंसर कर दो सब लोग, तो फिर हम सिलेबस को आगे बढ़ाएं। बाकी लोग भी करो जल्दी से। ठीक है, कर दिया सबने? जो बच्चे Yes, बच्चे एक बार पोल पे आंसर कर दो, बाकी लोग भी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्ट्रेट लाइन सर्कल का रिवीजन करा दो। ठीक है, 17 लोगों ने, 20 लोगों ने वोट किया। 8 10 बच्चे और हैं जिन्होंने वोट नहीं किए, 7 8 बच्चे ने। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन सर्कल का रिवीजन करते हैं। ठीक है, सुनो अब ध्यान से देखो। हाँ, आज हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन सर्कल रिकैप में आपको करा देता हूँ, ताकि कल आपका जो टेस्ट रहेगा एटलीस्ट आप उसमें कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओगे। एटलीस्ट फॉर्मूला ही रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। और एक टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपके एनसीईआरटी में भी होगा आई थिंक, ठीक है yes sir. ना? तो सिंस कल संडे है, मैं चाहता हूँ एक बार आप है ना उसकी भी रिकॉर्डिंग देख लें एक बार। मतलब छोटी सी रिकॉर्डिंग है, वो आप एक बार थोड़ा पढ़ के आ जाओगे तो फिर अपन ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में दे देंगे। ठीक है, तो मैं एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो देख लोगे? यस सर, देख लेंगे। मैं अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग उसको कॉपी करके कहीं सेव कर लो, पेस्ट कर लेना कहीं पे। यस सर। वो रिकॉर्डिंग देख के आ जाना थोड़ा सा, बस इतना सा कर लेना, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूं। आज हम स्ट्रेट लाइन सर्कल रिवाइज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर आपके ध्यान में होगा। और जेई में अगर मान लो स्ट्रेट लाइन सर्कल से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो भी इजी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एटलीस्ट आप वो कर पाओगे। क्लियर है? Yes sir. यस सर।
तो मैं चैट बॉक्स में भी आपको शेयर कर देता हूँ, इसको आप संडे को देख लेना, लेकिन मंडे वाली क्लास में इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है? तो सब लोग देख के आना। Yes. दिख गया सबको चैट बॉक्स में? Yes, sir. Yes, sir. इसको आप सेव कर लो, कॉपी करके हैं अपने पास, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास, ठीक है? ओके चलो, फिर आज हम स्ट्रेट लाइन सर्कल का मैं आपको टेस्ट के हिसाब से रिवीजन करा देता हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करने की। और कल के चैप्टर, कल के भी पेपर में ढंग से पेपर देना और देख लेना, जो जो भी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उनको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना, टिक कर लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट देखो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सेंटर्स ऑफ सर्कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको 3 तरह के इंपॉर्टेंट सेंटर देखने रहते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन, अगेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ये पता ही होना चाहिए थोड़ा बहुत, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन कैसे है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फैमिली ऑफ द लाइन भी ठीक है, लोकस ऑफ द लाइन, ये 2 क्रिटिकल टॉपिक है थोड़ा आपके, है ना? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कल सेंटर। उसमें भी ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में रिलेशन भी एक होता है, वो रिलेशन में हमको समझना होगा। क्या कोई बताएगा सेंट्रॉइड कैसे मिलता है किसी भी ट्राइंगल में? ट्राइंगल में सेंट्रॉइड निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब किसका इंटरसेक्शन होता है सेंट्रॉइड? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड क्या Yes, होता है? sir. सारे मीडियन का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी भी रैंडम कोई भी ट्राइंगल हो भले, उसके तीनों मीडियन अगर आप ड्रॉ कर दोगे, तीनों मीडियन अगर हम ड्रॉ कर दें, तीनों वर्टेक्स से 3 मीडियन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, हमेशा 3 मीडियन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रॉइड। जनरली जी से डिनोट होता है, ठीक है? तो सारे मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंट्रॉइड। अच्छा, इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है? एंगल बाइसेक्टर्स, याद रखना। एक ट्राइंगल में अगर मैं सारे एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करूं, ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, फॉर एग्जांपल यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो सारे वापिस से सारे एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ट्राइंगल में? Sir, altitudes. हाँ, एल्टीट्यूड्स का। हर वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हर वर्टेक्स से आपने हाइट ड्रॉ करी, यहाँ पे हाइट हो गई, एक हाइट यहाँ पे बन गई। तो अब ये कितनी अच्छी बात है मैथमेटिक्स की कि ट्राइंगल कैसा भी हो, ये सारे के सारे पॉइंट हमेशा सारे एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे पॉइंट क्या करते हैं, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग जा रहे हैं, तीनों के तीनों क्या बोल सकते हैं इसको अपन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली, तीनों लाइंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब आप चाहे मीडियन ड्रॉ करो तीनों वर्टेक्स से, इन सेंटर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सबके सब एक पॉइंट पे ही मीट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक मैजिकल बात बोलो या फिर क्या बोल सकते हो, इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और सर्कम सेंटर, it is the point of intersection of all Perpendicular. perpendicular side bisectors। ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ कर दूं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये सर्कम सेंटर मिलेगा। अच्छा, इसकी एक खासियत क्या है,
इसको सेंटर मानते हुए अगर मैं सर्कल यहाँ पे वर्टेक्स से सर्कल पास करूँ तो तीनों वर्टेक्स से पास होगा, मतलब तीनों से वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल है उसका सेंटर भी सर्कम सेंटर ही होता है। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसका सेंटर भी क्या होता है, सर्कम सेंटर ही होता है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि जो सेंट्रोइड्स, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मान लो एक ट्राइंगल है, कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है, ऐसा जरूरी नहीं कोई स्टैंडर्ड ट्राइंगल, कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल, उसके अंदर मैंने सेंट्रोइड भी बना दिया, सर्कम सेंटर भी बना दिया और ऑर्थो सेंटर भी बना दिया। तो वहां पे एक प्रॉपर्टी हो रही, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही लाइन में लाई कर रहे थे, या तो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। किसी किसी स्पेशल ट्राइंगल में तीनों कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब कोलिनियर है। फॉर एनी ट्राइंगल जिसमें भी हम सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर बनाएंगे, तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे थे, और इनमें भी एक रिलेशन क्या आया, ओजीसी। ओजीसी मतलब, और इसको याद कर लो 2:1। किसी भी एक ट्राइंगल में अगर आप सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर बनाओगे तो उसमें जो सेंट्रोइड होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. और एनी ट्राइंगल सेंट्रोइड डिवाइड। अच्छा, अब इनका निकालने का तरीका, कौन से फॉर्मूले हमको याद रखने, कैसे हम सेंट्रोइड निकालेंगे, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर निकालने का तरीका क्या होगा, वो हमको समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले सेंट्रोइड मीडियन का होता है। अब सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान होता है अगर ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3/3। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। क्लियर है? Yes, sir. Yes. और ये 2:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रोइड में कोई भी मीडियन, अगर मान लो आपने ड्रॉ किया, कोई भी मीडियन है, मान लो मीडियन है, और आपने सेंट्रोइड बना दिया ट्राइंगल में। मान लो आपका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। सेंट्रोइड जो होता है वो सारे मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर है? Yes, sir. सेंट्रोइड, और ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। चलो ये हो गया ना, एक तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए। अब इन सेंटर का भी, वैसे देखो इन सेंटर को अलग से आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो उसमें दो चीजें याद रखनी है। एक ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस ये हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो मान लो ABC है। कैपिटल A के अपोजिट साइड A, कैपिटल B के अपोजिट साइड B, कैपिटल C के अपोजिट वर्टेक्स के अपोजिट साइड C, और इन सेंटर है। इन सेंटर मतलब एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका जो इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो ये आ रहा है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, और y कोऑर्डिनेट ये आता है। तो ये फॉर्मूला याद रख सको तो याद रख लेना। लेकिन हाँ, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टी? अगर मैं कोई इन सेंटर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो पॉइंट है ये इसको c/b के रेशियो में, मतलब जो साइड्स की लेंथ है साइड वाली, उनके रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। c/b के रेशियो में करता है, डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल में कहीं और भी अगर आपको देखना हो, मान लो ट्राइंगल है ABC, A के अपोजिट साइड A, ये C और ये मान लो B है। मान लो मैंने B से इन सेंटर ड्रॉ किया, B से क्या ड्रॉ किया, इन सेंटर। तो ये जो पॉइंट होगा ये इसको क्या करेगा, इधर A है तो इधर A/C के रेशियो में करेगा, बांटेगा। A/C के रेशियो में, जैसे यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, तो C/B के, तो ये रेशियो भी आप याद रखना, ठीक है? ये रिजल्ट अच्छा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत काम आते हैं, आपको ध्यान रखना। इसके बाद ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला बहुत टफ है और आप उसकी मदद से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे, बहुत लेंथी जाएगा। ऑर्थो सेंटर के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर सिंस परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है, तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है? कौन सी प्रॉपर्टी? रामपाल, आप अपना माइक ऑफ करो।
परपेंडिकुलर की कौन सी प्रॉपर्टी की अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1, ये हमें पता है हमेशा, है ना? Yes, ठीक है, Yes, sir. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 -1 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको स्लोप निकालना होगा। सुनो ध्यान से, मैं तरीका सिखा रहा हूँ। मान लो आपको ये ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए 1,2 5,6 7,8 ऐसा को दे दिया रैंडम। सेंट्रोइड निकालना, सेंट्रोइड मान लो अल्फा, बीटा। अब आपको अल्फा और बीटा निकालना, आपको दो इक्वेशन चाहिए कि दो अननोन है? तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो आप एक तो क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ एच, इस लाइन का जो स्लोप होगा और जो बीसी का स्लोप होगा परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो। एच Yes, लाइन का sir. स्लोप, Yes, sir. एच का स्लोप और बीसी का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। अच्छा, हमको ये भी पता है अगर दो एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हो तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? बोलो, Yes, sir. क्या फॉर्मूला था Yes, sir. स्लोप? Y2 minus Y1 वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो एच का स्लोप निकाल लोगे, बीसी का स्लोप निकालोगे m1 m2 -1। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी अल्फा और बीटा में। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी एक दूसरा पॉइंट और मान लो बीएच ले लिया, तो बीएच से भी जो परपेंडिकुलर होगा एसी के परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप ऑफ बीएच इंटू स्लोप ऑफ एसी, इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा -1। यहां से इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व करके आप अल्फा और बीटा दोनों पता कर लो। आ रही बात समझ में? दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व करके हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या? पॉइंट पता है तो ये वाला फॉर्मूला। क्लैरिटी? तो आप कभी भी ऑर्थो सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई मत करना, कभी याद करना, ये तरीका याद रखना। इस तरीके की मदद से ही आपको ऑर्थो सेंटर निकालना। कोई भी दो लाइन ले लेना, उनके स्लोप के प्रोडक्ट को -1 कर देना, अल्फा और बीटा आपके पास आ जाएगा। क्या है, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। और ऑर्थो सेंटर के लिए ये तरीका याद रखना। सेंट्रोइड आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया। अब सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर की मदद से हम निकालेंगे सरकम सेंटर। सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर की मदद से कैसे निकालेंगे? सरकम सेंटर। तो टू फाइंड सरकम सेंटर के लिए भी फॉर्मूला याद नहीं रख सकते क्योंकि टफ होता है। टू फाइंड सरकम सेंटर, यूज द रिलेशन। कैसे याद रखोगे? ये कोड वर्ड याद रख लो, OGC। OGC इसको याद रख लेना, ऐसे कोड वर्ड OGC 2:1। बस ये दो लाइन याद रख लेना, OGC 2:1, OGC 2:1, ये रख लेना है आपको, है ना? OGC 2:1 मतलब सेंट्रोइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। देखो, ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका आपको सिखा दिया, सेंट्रोइड भी निकालने का तरीका आपको सिखा दिया है। तो इसकी मदद से सरकम सेंटर आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना? Yes, sir. ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका पता है, सेंट्रोइड निकालने का तरीका पता है, रेशियो पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सरकम सेंटर निकालना है। क्योंकि सरकम सेंटर का भी देखो फॉर्मूला बहुत टफ है, ABC, और ये एंगल ही पहली बात तो देंगे नहीं, और एंगल निकालने में पसीना छूट जाए, इसलिए कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा ये रिजल्ट अप्लाई करें। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. देखो, Yes, sir. सरकम सेंटर का भी Yes, sir. ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला बहुत टफ है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको एंगल देंगे नहीं, और एंगल निकालने में आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला याद ना करें। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये दो तरीके, दो इक्वेशन बनाओ, दो वेरिएबल को सॉल्व कर लो। क्लियर है? हमेशा यही तरीका अपनाना, ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना। ठीक है? Yes, sir. आपको थोड़े बहुत स्टैंडर्ड ट्रायंगल के लिए आप कुछ रिजल्ट याद रख सकते हो। जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड यहीं पे मीट करेंगे। यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यहीं का एल्टीट्यूड यहीं पे, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में यही पॉइंट आपका क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। क्योंकि सारे एल्टीट्यूड यही मिलते हैं। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल दिस वर्टेक्स इज इटसेल्फ द ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो वर्टेक्स होता है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यही आपका क्या है? ऑर्थो सेंटर। यहाँ पे देखो, आप सारे के सारे एल्टीट्यूड यहीं पे आके मिल रहे हैं। और साइड बाई सेक्टर देखोगे, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, तो यहाँ मीट करेगा हाइपोटेनस के सेंटर पे, तो ये आपका सरकम सेंटर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। ज्योमेट्रिकली देखोगे तो यही मिलेगा। ये सरकम सेंटर हो गया, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। सेंट्रोइड यहीं पे कहीं ना कहीं इनके बीच में आ जाएगा, है ना? ठीक है?
Yes. वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल एबीसी है सर्कम सेंटर, अच्छा सर्कम सेंटर पहले ही दे दिया इन्होंने, -3,5 सर्कम सेंटर को मैं सी से डिनोट करता हूँ, ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट कर लेते हैं 7,11। सर्कम सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, जैसे ये दो पता है मुझे दिमाग में ये चमक जाना चाहिए कि अच्छा सर्कम सेंटर दे दिया, ऑर्थो सेंटर दे दिया, सेंट्रोइड तो निकाल ही सकता हूँ मैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस ट्राइंगल का Yes, क्या sir. बोला है, वर्टेक्स ए दी हुई है -1,10 और बोला है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ बीसी, मान लो इसको बीसी नाम दे देते हैं अभी के लिए, इसको सी ऑलरेडी, तो इसलिए सर्कम सेंटर को कुछ और नाम से अपन डिनोट कर लेते हैं, मान लो पी से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन पी क्या है आपको ध्यान रखना है, सर्कम सेंटर। और ओ इज ऑर्थो सेंटर, और आपको ये मिड पॉइंट निकालना है, Yes, sir. मतलब बेसिकली मीडियन का ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है डी। अगर आपने सेंट्रोइड निकाल लिया और मुझे पता है सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, अगर सेंट्रोइड Yes, पता चल sir. गया तो ये पॉइंट डी भी आ जाएगा। सेंट्रोइड पता करने के लिए आपके पास एक कंडीशन अभी जो मैंने सिखाई थी, ओजीसी, ओजीसी, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रोइड जो कि निकालना है आपको, तो इसको x, y मान लो, सी मतलब सर्कम सेंटर -3,5 और रेशियो 2:1। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 × -3 + 1 × 7 / 2 + 1, इससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वापस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x, y आ गया, मतलब ये आ गया, ये पता है ये 2:1 का रेशियो होता तो डी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप अपना लेना, घर पे एक बार सॉल्व कर लेना सॉल्यूशन के। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी अभी बताया है, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रही है तो ये होता है आपका इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज व्हाट? थीटा। थीटा मींस एंगल मेड बाय लाइन विथ, थीटा कौन सा लेते हैं हमेशा? एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका थीटा होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। वो थीटा पे अगर मैं tan थीटा लगा दूंगा तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m = tan थीटा, जहाँ पे थीटा ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है ये पॉइंट से निकाल के y2 - y, ये ध्यान रखना है। अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्यूट एंगल था, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज्यादा, तो स्लोप अपने आप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मेजर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ही करना है। ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, पहले भी हमने बताया। अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस को, कभी कभी ये वर्ड यूज होगा, अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल पे है, तो ऐसी लाइन का स्लोप +-1 होता है। अब जैसे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया एक्स के साथ, इसका स्लोप -1 होगा। ऐसी लाइन है मान लो इक्वली इंक्लाइंड, एक्स के साथ और वाई के साथ मान लो इक्वल एंगल है, ये इक्वल होगा, यहाँ पे भी फिर ऑब्ट्यूज बन रहा है, ऐसा है इक्वली इंक्लाइंड है वापिस से, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1। तो अगर लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होती है तो जनरली उसका स्लोप हमेशा क्या होता है? +-1 ही होता है। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा = mod of m1 - m2 / 1 + m1, ये पता होना चाहिए। फिर m1 and m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइन। कभी कभी आपको मान लो m1 दे दिया और m2 पूछा और थीटा दे दिया है, तो फिर जब मॉड ओपन करोगे तो +- में मॉड ओपन होगा, ध्यान रखना। मान लो m1 दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ और m2 पूछा है, यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, फिर मॉड को ओपन करोगे तो RHS में इधर जो क्वांटिटी आएगी +- में तोड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, अगर लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है और स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बाकी सारे इससे अपने आप डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, स्लोप निकालने का तरीका तो ऑलरेडी पता ही है आपको, या तो tan थीटा या y2 - y1 / x2 - x1। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - y1 = mx - x1। ये ध्यान रखना है। और कभी कभी वो ये वाला फॉर्मेट में, जैसे मान लो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है a, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है b, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/a + y/b = 1। एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने वो सीखा होगा,
कि अगर मान लो लाइन का y इंटरसेप्ट दे दिया है, स्लोप है m, तो भी आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट c है, स्लोप है m, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सारे तरीके हैं लाइन की इक्वेशन निकालने के। लाइन अगर x के पैरेलल होगी तो y इक्वल टू कांस्टेंट, y के पैरेलल होगी तो x इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये फंडामेंटल है। स्लोप पॉइंट, ये सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। So it's not slope intercept, slope point form, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर पता होगा, बाकी सारे अपने आप उसी से डिराइव हो जाते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पर इससे पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक कभी कभी काम आ जाता है, और जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये सारे पता होना चाहिए। देखो स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट सारे यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना ढंग से, खासकर स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, हाँ बोलो साहिल, डाउट है पूछो। सर आप एक बार प्लीज ऑर्थो वाला दोबारा रिपीट कर दोगे सर, वो मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। ऑर्थो वाला रिपीट, ठीक है फटाफट करता हूँ, क्योंकि हमारे को 2 चैप्टर फिनिश करने, तो हमें थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। मैं एक्चुअली में स्लो चल रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर का ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट m1 m2 -1 का, कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आपको क्या करना है, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए मान लो पॉइंट है h, अल्फा कोमा बीटा, तो आप AH का स्लोप निकालना, BC का स्लोप निकालना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी। दूसरा BH का स्लोप और AC का स्लोप m1 m2 इनका -1 करना है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन आएगी। अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन है, उन दोनों को सोल्व करके अल्फा और बीटा निकालना है। तो कभी भी ऑर्थो सेंटर चाहिए तो आप एल्टीट्यूड ले लो और कोई भी ट्राइंगल की साइड ले लो, दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप -1 कर दो। ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से आपका ये जो ऑर्थो सेंटर का अल्फा बीटा ये आ जाएगा। स्लोप निकालने का तरीका ऑलरेडी पता ही है आपको, इसकी मदद से स्लोप निकालोगे और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कर दो। एक तो चीज ये ध्यान रखनी है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, और ऑर्थो सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर पता है और सेंट्रोइड पता है, तो सरकम सेंटर निकालने के लिए OGC का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना 2:2 का। यहाँ पे क्वेश्चन भी था जिसमें हमने तरीका सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं। ये लाइन की इक्वेशंस हो गई, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने का तरीका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जांपल भी दिए मैंने, आप चाहो तो आज घर पे थोड़ा रात को पढ़ लो, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लो, थोड़ा ढंग से तैयारी करके फिर 12-1 बजे तक भले पेपर दे देना। इस बहाने आपको ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। हो सकता है जो आपने आज और कल में पढ़ोगे, हो सकता है वहीं से जेईई का क्वेश्चन आ जाए, और एक क्वेश्चन भी सही होता है मतलब आपकी रैंक लाखों में ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत आसान है, उससे ट्राई करना, फॉर्मूला अप्लाई करके फिर आंसर मैच करना। यहाँ पे भी देखो एक और सेम क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर निकालना, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो अभी जो मैंने तरीका सिखाया था वही तरीका अपनाना है। ठीक है, m1 m2 -1, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अल्फा और बीटा आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, घर पे प्रैक्टिस करके खुद से ट्राई कर लेना। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. पहले एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लें, ताकि एटलीस्ट ये काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझा दूं। प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन क्लास में और कर लेंगे। यहाँ पे ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, इसलिए सॉल्यूशन मैंने मिटाई नहीं है, ताकि आप घर पे देख सको। ठीक है, ये सारे लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन और 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने के फॉर्मूले। नॉर्मल फॉर्म याद रखो तो रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना काम नहीं आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा ध्यान रख लेना, पैरामेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन नहीं लिखनी है। पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास ये कोई गिवन पॉइंट है x1, y1, और आपको ये पता है इस लाइन का स्लोप m = tan थीटा, मतलब आपको थीटा पता है। मतलब ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल दी हुई ये भी आपको गिवन है, और आपको बोला है कि इस पॉइंट A से r दूरी पे, पॉइंट A से r दूरी पे कोई पॉइंट है B, वो B निकालो। इस पॉइंट A से r दूरी पे कोई पॉइंट है B, वो B निकालो। ये r दूरी आपको दी हुई है, तो पॉइंट B निकालने के लिए तरीका हो जाएगा x = फॉर्मूला ये होता है, जैसे समझ में, जैसे मान लो ये पॉइंट A दिया हुआ है, बोला है कि पॉइंट A 2,3 फाइंड अनदर पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम A। एक पॉइंट जो कि A से 5 यूनिट दूरी पे, पता करो क्या होगा। तो आपको इसका निकालने का फॉर्मूला याद रख सकते हो। पॉइंट A निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 + r cos थीटा, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + r sin थीटा। इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है। यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर करोगे
आपको पता है ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आर है ये थीटा है, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये कोऑर्डिनेट x1 है तो ओरिजिन से डिस्टेंस इसका x1 होगा, तो ये इस b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल x1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना, ओरिजिन से। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा Yes, x1 प्लस आर कॉस थीटा, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा y1 पर आर। अच्छा, अगर मान लो पॉइंट ए ये रहा बीच में, मान लो कोई पॉइंट ए, अगर ए से आगे की तरफ आर डिस्टेंस पे बी पूछा है तो ये पॉजिटिव लेना है फॉर्मूले में, और इसी पे पीछे पूछ लिया मान लो, मतलब ए यहाँ पे मान लो ये रहा, वो बोला कि आर यूनिट पीछे निकालो, कोई पॉइंट है सी, तो इसी फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, x इक्वल टू x1 माइनस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू, अगर पीछे साइड पूछा तो माइनस आर। जनरली आपको प्लस वाले ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लो पीछे साइड दोनों साइड पूछ लिया तो आगे वाला पॉइंट निकालने के लिए प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पीछे वाला पॉइंट निकालने के लिए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो बस पैरामेट्रिक में यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। कि अगर मान लो एक ही लाइन पे बोला है कि 5 यूनिट दूरी पे दूसरा पॉइंट बताओ, तो ये आपको तरीका, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है PYQ इसी पे बेस्ड, ठीक है, उस पे सॉल्यूशन भी मैंने दिया, 2 क्वेश्चन कराए मैंने, तो दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई कर, थोड़े से टफ है लेकिन अच्छे हैं, सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे भी देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल के सेंट्रोइड दिया है, सरकम सेंटर दिया, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, आपको पूछा ए और बी क्या होता है, एक रिलेशन तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, OGC 2:1, याद रख लोगे ना, OGC 2:1, फिर बचा हुआ एक और रिलेशन दिया, वहां से आपके पास दोनों चीजें। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। जैसे ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर पैरेलल टू द लाइन। अब देखो कोई सबसे हमें इस चैप्टर में हमेशा डायग्राम बनाना ही है आपको। मान लो एक लाइन है कोई ये रही, 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0, और एक कोई पॉइंट है 2,3। अब एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस अगर पूछा होता तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर पैरेलल टू लाइन, मतलब कोई और लाइन है, मान लो ये रही, एक और कोई लाइन होगी कहीं ना कहीं, √3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको जो डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के पैरेलल निकालना है, पॉइंट P का, क्वेश्चन समझो, पॉइंट P का लाइन से दूरी निकालनी है, पॉइंट P का लाइन L1, जो लाइन L1 है, मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो P का L1 से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, क्या निकालना है, इस लाइन के पैरेलल, मतलब आपको बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना। क्लियर है? बोलो, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. आपको P का इस लाइन से जो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है इस दूसरी कोई लाइन के पैरेलल। इस डिस्टेंस को अपन मान लो R मान लेते हैं, डिस्टेंस को क्या मान लिया, R, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो। अब क्या तरीका अपना है, ये सोचना है हमें कि ये डिस्टेंस R कैसे निकलेगा। तो देखो एक काम क्या कर सकते हो, देखो इसमें सब कुछ ज्योमेट्री का खेल है, पॉइंट Q को अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, लाइन पे अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो x को मान लो कुछ a मान लिया, x को मान लिया आपने, मान लो a, x को क्या मान लिया a, तो y a के टर्म्स में निकाल लेना, कभी भी 2 अननोन मत अज्यूम करना, एक ही अननोन में पॉइंट अज्यूम करना कभी भी। पॉइंट Q को अगर आपको अज्यूम करना है तो आप क्या करोगे, x को मान लो a मान लिया, तो x की वैल्यू a रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2a प्लस 28/3, ये पॉइंट a आ गया। अगर बस ये a की वैल्यू आ गई तो PQ का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। Yes, sir. अब मुझे बताओ ये a निकालने के लिए, स्मॉल a निकालने के लिए क्या तरीका अपना है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो स्मॉल a निकालने के लिए क्या तरीका अपना, अगर ये a आ गया तो काम हो जाएगा, तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट तरीका अपने, डायग्राम को देखो ध्यान से, अपने आप क्लिक करेगा। अगर ये स्मॉल a आ गया तो काम हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि जो लाइन PQ है ये L2 के पैरेलल है, बोलो। यस सर। तो अगर 2 लाइंस पैरेलल होती तो उसमें हम क्या 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 कर सकते हैं, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उनमें आपस में क्या बराबर होगा,
नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। अगर दो, हाँ स्लोप बराबर होता है ना, m1 m2 बराबर होते हैं, बराबर होता है कि नहीं पता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 m2 -1, और दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब PQ का स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, है ना। यस Yes, sir. और L2 का स्लोप कितना होगा, इक्वेशन से लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये भी याद रखना है, ये भी लिखा देता हूं। अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b, मतलब माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। और अब तो आपको डिफरेंशिएशन भी पता है, इस लाइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो भी स्लोप है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करो तो x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से a/b आएगी, करके देख लेना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dy/dx करोगे तो -a/b आएगा। तो ध्यान रखना, लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या है, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो और dy/dx पता कर लो, या फिर -a/b। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -a/b करोगे तो √3। क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ से a आ जाएगा, a की अननोन है, जैसे ही a आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PQ भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. सारा खेल डायग्राम का था। अगर डायग्राम ढंग से बनाओगे, ढंग से गिवन डेटा को देखोगे तो क्वेश्चन टफ नहीं है, भले नहीं पढ़ा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेट लाइन के पता ही होते हैं, कितनी बार यूज किए गए। दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल कर दिया। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ही है। लाइन की इक्वेशन पता हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, -a/b। तो यही तरीका अपना है। तो डायग्राम ढंग से बनाओ, कॉन्फिडेंटली अप्लाई। ऐसा मत करना डायरेक्ट छोड़ दो, कोशिश जरूर करना। डायग्राम बनाओ, गिवन डेटा उतारो, ऑप्शंस को देखो ध्यान से, कम से कम 2 मिनट देना, और फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा हो तो छोड़ के आगे बढ़ो, अदरवाइज एक बार ट्राई प्रॉपर्ली करने एग्जाम। ठीक है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला बता दिया आपको। अब पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ये भी आपके जेई के सिलेबस में दिया हुआ है। तो मान लो कोई लाइन है दे और कोई पॉइंट है ए और बी, तो अगर ये जो दोनों पॉइंट ए और बी अगर लाइन के सेम साइड हुए तो लाइन के अंदर रखने पे इनका प्रोडक्ट, बेसिकली लाइन के अंदर रखने पे इनका साइन सेम आएगा। तो इसको मैं समझा देता हूँ। सुनो ध्यान से, ये कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए x1, y1, कोई पॉइंट है बी x2, y2। अब दो केस हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड हो। अगर सेम साइड है तो इसमें रखने पे ax प्लस by प्लस c में रखने पे दोनों का साइन सेम आएगा। मतलब साइन सेम आएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो दोनों का प्रोडक्ट, अगर दो चीजों का साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। मतलब पहली लाइन में x1 y1 रखोगे और इसमें भी x2 y2 रखोगे, इनका प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव। और अगर अपोजिट साइड है, अगर क्या है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। दोनों पॉइंट लाइन में रखने पे, दोनों पॉइंट लाइन के अंदर रखने पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। ठीक है, पॉइंट ए और बी फर्स्ट लाइन में रखोगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, सेकंड में रखोगे तो प्रोडक्ट। ये दो रिजल्ट याद रखना बस, अगर लाइन Yes, अपोजिट sir. साइड। ठीक है, इसी पे बेसिक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना करना हो। ठीक है, तब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई पॉइंट है x1 y1, कोई लाइन है, उस पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पे एक क्वेश्चन है ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, इसको भी ट्राई कर लेना। दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, तो मान लो एक पैरेलल लाइन है ये c1, इसको c2 मान लो। एक लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है ax1 प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला एक पॉइंट का, और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसमें कोई फॉर्मूला याद मत रखना, अगेन सेइंग फॉर्मूला दे देते हैं बुक्स में, सब जगह फॉर्मूला आपको मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो कोई लाइन की इक्वेशन दे दी, वो कोई पॉइंट है पी, और बोला इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल। तो आप आज सोचो क्या तरीका अपना सकते हैं क्यू निकालने के लिए, बताओ। सबसे पहले क्या करें, ये क्यू निकालना है। अभी एक जो क्वेश्चन करा था उसी से रिलेट करके सोच सकते हो, ये क्यू निकालने के लिए क्या तरीका अपना है, लगाओ दिमाग। सबसे पहले क्या सोचोगे बताओ? सोचो, अभी सिखाया था। देख, कभी भी ये पॉइंट निकालना हो, ये पॉइंट जिस भी लाइन पे, हमेशा पहले अज्यूम करो उस पॉइंट को, आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे अज्यूम करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ भी एक मान लो अपने हिसाब से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो मान लो। एक्स को मान लो आपने ए मान लिया, तो वाई कितना आ जाएगा? ये क्यू आ गया, पी पता है, क्यू पता है। अब बताओ ए निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? मुझे पता है पी क्यू जो है वो मेरी लाइन से परपेंडिकुलर है, तो दो अगर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ लाइन एल, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? -1। -1। अब यहाँ पे बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, पी क्यू का स्लोप निकालने का तरीका वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था, -a/b इक्वल टू -1। यहाँ से a आ जाएगा, यस सर। a पता चल जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, आया ना? अब देखो ये ज्यादा Yes, आसान sir. नहीं है। पॉइंट क्यू अज्यूम करो, और लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना आना चाहिए। एक्स को एक मान लो, वाई एक्स के टर्म्स में निकाल लो। ये समझ रहे कैसे अज्यूम किया? आपके पास लाइन क्या थी, x - 2y = 3। एक्स को आपने a अज्यूम किया था, यहाँ से y पता कर लिया, y कितना आ जाएगा? a - 3/2, तो ये y आ गया। ठीक है, एक्स को a अज्यूम किया तो y आ गया, तो ये पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब इस PQ का स्लोप और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया, यहाँ से a पता चल जाएगा, तो a यहाँ रखोगे तो Q आ जाएगा। अच्छा, इसी से आप इमेज भी निकाल सकते हो। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए तो इमेज आ जाएगी, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इमेज निकालने के लिए क्या करो, फर्स्ट फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करो, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, देन अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। जैसे यहाँ पे मान लो आपने क्यू निकाल लिया, इमेज को मान लो कुछ अज्यूम कर लेना, आर अल्फा कोमा बीटा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, क्योंकि पी पता है, क्यू पता है, और ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर दूरी पे होते हैं, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है मिड पॉइंट का? x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज भी आ जाएगी। तो कभी भी अगर आपको इमेज निकालनी है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता कर लो, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल। क्लियर है? ये सेम चीज हम वेक्टर 3D में भी अपनाएंगे आगे जाके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 लाइन, ये पता होना चाहिए। 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि तीनों की तीनों लाइन को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? 3 लाइन को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब तीनों की तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। जैसे यहाँ पे रेड, ब्लू और येलो, ये सबके सब एक पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए तीनों की तीनों लाइन क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। और इनकी कंडीशन क्या होती है? इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, वो 0 होगा। तो बहुत आसान है याद रखना, डिटर्मिनेंट तब आपको आता ही है। ठीक है, तो 3 लाइन अगर कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब वो तीनों कॉमन पॉइंट से पास कर रही है, तीनों की तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या एक ही है। और कैसे पता करेंगे लाइन कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अगर ये 0 आ रहा है मतलब तीनों की तीनों लाइंस क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। और a1 b1 c1 क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x y z एंड द कांस्टेंट टर्म्स।
तो आपको डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करना है और लाइंस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का एक तरीका बता दिया, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। 2024 में लेटेस्ट में देखो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इफ द थ्री लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट अल्फा निकालो। सिंपली डिटरमिनेंट 0 करना है, फॉर्मूला भी आसान है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, जेईई एडवांस में आया था, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। आपको 3 लाइन की इक्वेशन दे दी थी, वो बोला है कि फाइंड द कंडीशन दैट इट डज नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, इट डज नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। ये 3 लाइन मान लो आपको दे दी है, तीनों लाइन की इक्वेशन दे दी और उसमें मान लो कुछ अननोन दे दिए होंगे, अल्फा बीटा टाइप कुछ। वो बोला कि कंडीशन निकालो कि ये तीनों की तीनों लाइन ट्राइंगल नहीं बनानी चाहिए। अब 3 लाइन ट्राइंगल कब नहीं बनाएगी, सोचो कब कब ट्राइंगल नहीं बनेगा, बोलो। तीनों कॉन्ग्रुएंट हो। हाँ, वेरी गुड। एक तो ये हो जाएगा व्हेन ऑल 3 आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। और कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आपको पता ही है, डेल्टा इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन और हो सकती है, और बताओ ट्राइंगल कब नहीं बनेगा। पैरेलल हाँ, वापस बोलो। अगर पैरेलल वेरी गुड। अगर कोई 2 लाइन पैरेलल हो गई, एनी 2 लाइन, कोई दो, या तो कोई 2 या तो कोई 3, दो भी कोई 2 लाइन भी अगर पैरेलल हो गई, एनी 2 ऑफ द लाइन आर पैरेलल, तो आपको एक एक करके पेयर लेने पड़ेंगे। मान लो L1 L2 पैरेलल, या फिर L2 L3 पैरेलल, या फिर L1 L3 पैरेलल, जैसे 3 केस बनेंगे। और फाइनली आपकी कंडीशन इससे डेवलप होगी कि भाई क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। एक तो कि लाइंस कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दूसरा मान लो उन तीनों लाइन में से कोई 2 लाइन अगर पैरेलल हो जाए, और तीसरी मान लो कुछ और भी हो, तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये 2 कंडीशन बनेगी। क्या समझ में आ रहा है आपको? यस Yes. सर। ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस था एक्चुअली। उस मल्टीपल चॉइस में सबने गलती क्या कर दी, उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करी, कॉन्ग्रुएंट वाली। ये कंडीशन 2 अप्लाई करना भूल गए कि लाइन 2 लाइन अगर पैरेलल हुई तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए वो मल्टीपल चॉइस करे क्वेश्चन। ठीक है, अब फैमिली ऑफ लाइन बेसिकली सिलेबस में मेंशन नहीं है। फैमिली ऑफ लाइन क्वेश्चन सॉल्विंग करने के तरीके में काम आता है। क्या कभी कभी क्या होगा, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको ऑब्जर्व करना है। कहां पे फैमिली ऑफ लाइन अप्लाई करोगे ये भी ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, हाउ टू ऑब्जर्व टू अप्लाई फैमिली ऑफ लाइन। आपको ऐसा बोलेगा कि अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन, अ लाइन passing through intersection of 2 lines, या फिर a line passing through intersection of a point and a line। ऐसी कंडीशन, ऐसे इक्वेशन, ऐसे लैंग्वेज कहीं पे भी दिखे तो सोचना वहां पे हो सकता है कहीं ना कहीं फैमिली ऑफ लाइन यूज हो रही हो। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको जब भी उस लाइन को अज्यूम करना हो, उस लाइन की इक्वेशन अज्यूम करना हो जिसके बारे में हमें पूछा गया है, टू अज्यूम द इक्वेशन ऑफ लाइन, और 2 लाइन ऑलरेडी गिवन है ऑफ 2 लाइंस, ये मान लो L1 L2 ऑलरेडी पता है। तो मेरी लाइन जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, मेरी जो गिवन लाइन है जिसके बारे में मुझे पता करना है, और उसके बारे में ये दिया हुआ है कि वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो इस लाइन को अज्यूम करने का तरीका क्या होगा, टू अज्यूम द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन का अज्यूम ऐसे करना है, उस लाइन की इक्वेशन ऐसे होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, सुनो ध्यान से, वापस फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं। एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, उस लाइन की इक्वेशन कैसे अज्यूम कर लेना, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0।
इससे फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर ये तरीका अपनाएंगे तो आपके पास एक ही अननोन रहेगा लैम्डा, और लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में देंगे। बोल देंगे ये इसके पैरेलल है तो स्लोप को इक्वल कर देना, इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना, कोई ना कोई कंडीशन देंगे। इस पॉइंट से पास हो रही तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देना, और आपके पास लैम्डा आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा आएगा, लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पे रखोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको कुल मिला के ध्यान के रखना है, एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन कैन बी रिटन एज L1 + लैम्डा L2 = 0। ये फॉर्मूला याद रखना है। और फैमिली ऑफ इक्वेशन कब अप्लाई करेंगे? जब भी जनरली क्वेश्चन लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब फैमिली ऑफ इक्वेशन अप्लाई। जैसे यहाँ पे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। मेरी लाइन इन दोनों से पास कर रही है, उस लाइन को अज्यूम कैसे करेंगे? L1 + लैम्डा L2 = 0। आया ना? बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है? तो ऐसी वर्डिंग्स जब भी आपको दिखे, अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, फाइंड द इक्वेशन, तो आप ऐसे केस में उसमें क्या अज्यूम करोगे? L1 + लैम्डा L2 = 0। ठीक है, चलो लोकस रहने दो अभी के लिए, समय इतना है नहीं कि लोकस पढ़ाऊंगा। अब देखो, इसलिए मैंने आप लोगों को याद है मंडे को ही भेज दिया था। क्या वो क्या भेजा था? इनके वीडियो भेजे थे ग्रुप में, याद है? यस सर। मैंने आपको कहा था सब लोगों को कि इस चैप्टर का टेस्ट है तो 1 हफ्ते का समय है, आप लोग आपके रिसोर्स शीट पे ही अपडेट कर दिए, और ये सारी चीजें उसमें डिटेल में पढ़ाई की गई है। एक सेकंड, चार्जर कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, अगर आपको ढंग से पेपर देना है कल का, तो अभी तो आपकी एक क्लास और है, इसके बाद फिर रात को पढ़ लेना, थोड़ा सुबह उठ के 2-3 घंटे दे देना पढ़ने में, अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी तैयारी अच्छे से कर लेना। मैं आपको एक होगा तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ की एक वर्कशीट और दे दूंगा, अगर आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है तो उन क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मूला थ्योरी रिवाइज कर लेना इससे, और थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल आपको जो आसान लग रहे सॉल्व एग्जांपल वो ट्राई कर लेना, या फिर एक काम करूंगा, जितने भी डिफिकल्ट वाले वो मैं हटा दूंगा, जो ज्यादा रेलेवेंट है वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, वो PYQ वाली वर्कशीट अटेम्प्ट कर लेना। 2-3 घंटे दे दोगे तो आपका इन दोनों चैप्टर से 3 क्वेश्चन का वेटेज कवर हो जाएगा। बाद में तो समय अपने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप संडे के बहाने, टेस्ट के बहाने आप तैयारी कर सकते हो, आपके पास अच्छा मौका। वो मान लो किस्मत अच्छी हुई और आपने जो 2 फॉर्मूला अभी आज और कल में याद किया और उसी से बेस जेई में क्वेश्चन आ गया, तो आपके कहीं ना कहीं से 4, हमको देखो 4 नंबर लाने फिर किसी भी चैप्टर से, फिर चाहे वो इंटीग्रेशन से आए, कैलकुलस से आए, लिमिट से आए, या सर्कल स्ट्रेट लाइन से आए, हमें नंबर से मतलब है, और नंबर ही आपकी रैंक बनाएंगे। तो आपको सब जगह से थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप सिक्योर हो पाओगे। इसलिए क्लास के बाद अच्छे से और एक बार इस चैप्टर की तैयारी कर लेना। आपको डिटेल में देखना तो वीडियो है ही सही, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि जिसको ये Yes, चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब 0% आता, तो वो लोग वीडियो देख सकते हैं जो ऑलरेडी रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है। ठीक है, चलो अब सर्कल्स में ये सारी चीजें आती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल, सम स्टैंडर्ड नोटेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट, इसमें खासकर यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी चैप्टर, इसमें देखो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन सर्कल में भी पहले टेंजेंट, नॉर्मल वगैरह और भी चीजें होती थी। अब तो जेई ने सिलेबस बहुत सारा डिलीट कर दिया मेंस में। पहले तो टेंजेंट, नॉर्मल, इतनी टफ चीजें थी कि चैप्टर अपने आप में बहुत टफ था, लेकिन जब से टेंजेंट, नॉर्मल वो सारी चीजें डिलीट हो गई तो चैप्टर बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसका सिलेबस का मेजर जो पोर्शन था पूरा ही डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपके लिए और चीजें उन्होंने बहुत आसान कर दी। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले सेंटर रेडियस, अगर सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो सर्कल पे कोई पॉइंट अज्यूम कर सकते हो, x, y, लोकस ऑफ द पॉइंट। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा r के बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। और तरीका क्या होता है? सर्कल की जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन का जो सेंटर होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, और इस सर्कल का रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जहां पे जी और एफ क्या है, जी निकालने का तरीका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो जी आ जाएगा। एफ निकालने का तरीका कोफिशिएंट ऑफ वाई को इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ वाई को 2 से डिवाइड करोगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मान लो कुछ और आ रहा होगा तो पहले उसको 1 बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, 1 होना चाहिए, फिर आप ये तरीका अपनाओ। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बताओ इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस जी कोमा माइनस एफ, पता करो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा। करो, जी कितना है देखो, करना कुछ नहीं है। जी निकालने के लिए करना कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना है, एफ निकालने के कोफिशिएंट ऑफ वाई को 2 से डिवाइड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करोगे तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2, और एफ कितना आ जाएगा 8/2। 4। फॉर्मूले में क्या है, माइनस जी माइनस एफ, तो इसमें माइनस लगा दोगे तो ये +5/2 और 8/2 में कितना हो जाएगा -4, तो सेंटर आ गया। रेडियस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो रेडियस आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes. Yes, sir. डायमेट्रिक फॉर्म भी होता है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो, डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो अल्फा 1 बीटा 1 तो भी फॉर्मूला होता है, याद रखो तो ठीक, नहीं तो ये दो फॉर्मूले याद होना चाहिए ज्यादा है। जनरल फॉर्म पता होना चाहिए और सेंटर फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर वाला नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। अगर डायमीट्रिक के एंड पॉइंट दिए तो क्या करना, सेंटर पता कर लेना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर पता कर लेना। सेंटर पता है, रेडियस निकाल लेना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हो तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर आ जाएगा। सेंटर का पॉइंट से दूरी निकालोगे तो रेडियस आ जाएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है तो इक्वेशन आ जाएगी। ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे बेस्ड कुछ चीजें जो आपको दिमाग में याद रखनी चाहिए। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, मान लो किसी पॉइंट 2, पे, सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट सपोज 3, 0, तो आप यहां से सर्कल के लिए क्या इंटरप्रेट करोगे वो आपको सोचना। देखो क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर ये 3, 0 पे टच कर रहा है तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होगा? देखो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 के बराबर ही होगा, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, सर्कल अगर एक्स को टच करे तो ये रेडियस होगी, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। जब भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, उस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है ना। यस सर। Yes, sir. ध्यान रखना, सर्कल अगर, इसको ऐसे याद रखना, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल का जो सेंटर है उसका वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर। सर्कल अगर वाई को टच कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस। और लॉजिकली भी क्लियर है, याद भी रखना नहीं है, ये लॉजिक समझ में आ गया तो खुद से भी अज्यूम कर लोगे। ये असम्पशन मानने से अननोन कम होते, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए बताया जा रहा है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट दिस, तो सर्कल की अगर आपको इक्वेशन अज्यूम करना तो सेंटर तो क्या मान लेना, ऐसा 3, r और या r, b ऐसे, ताकि आपको सेंटर पता चल जाएगा रेडियस के टर्म्स में, फिर आप सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आती है सर्कल टचिंग दिस एंड दिस, तो आपको ये ध्यान रखना, सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करे तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर ही होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा तो r, सेकंड में करेगा तो -r, थर्ड में करेगा तो -r, फोर्थ में करेगा तो r, तो सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे, रेडियस के बराबर होंगे। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. उसके बेस पे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन दिया हुआ। पैरामेट्रिक इक्वेशन, अब पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमको ये समझना कि सर्कल पे कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन से मतलब क्या समझना, जब भी जैसे लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका तो सिंपल है, अभी सिखाया था मैंने, एक्स को ए मान लो, वाई को ए के टर्म्स में निकाल लो।
तो लाइन पे पॉइंट अज्यूम वैसे करते हैं, और आपने देखा कितनी बार यूज हुआ वो। सर्कल पे कभी पॉइंट अज्यूम करना हो तो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम करना है। जब भी सर्कल पर कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में करना। सर्कल का सेंटर है मान लो ओरिजिन, ओरिजिन हो तो रेडियस है आर, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट को आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट को आर साइन, अगर सेंटर ओरिजिन है। सेंटर अगर ओरिजिन नहीं है, सेंटर है मान लो एच कोमा के, रेडियस है आर, एंगल एक पैरामीटर थीटा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। ये पॉइंट अज्यूम करने का तरीका है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम करने का तरीका है। ठीक है। इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन अ सर्कल। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। सर्कल से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लास 9-10 में एक थ्योरम थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लास 10 में थ्योरम थी, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड की लेंथ अगर एल है तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। ये डी है, ये L/2 और ये आर है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तरीके याद रखना आपको, फॉर्मूला रटना नहीं है, तरीके पता होना चाहिए। थ्योरम्स पता होगी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, अभी ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कितना होता है। सर्कल मान लो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या, मानो सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए और बी पे, तो ए और बी पे जो कट कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, अगर सर्कल की इक्वेशन ये वाली एज्यूम कर रहे हो जनरल इक्वेशन, तो एक्स इंटरसेप्ट ये जो लेंथ होगी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट मतलब ये कि वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, ये जो रूट के अंदर वैल्यू हमें पता है, डोमेन में हमें सीखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। Yes, sir. क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंटरसेप्ट मिलेगा। सर्कल मतलब इंटरसेप्ट मिलेगा, मतलब सर्कल दो पॉइंट पे कट करेगा। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती मतलब ये ए और बी दोनों मिल रहे हैं, मतलब सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है लाइन को, है ना। ये एक्स इंटरसेप्ट 0 कब होगा, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी तो 0 होगा। Yes, sir. आपको ये एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा कब, अगर मान लो ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू आ रही, मतलब सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। अगर मान लो आपको ये कोई ना कोई वैल्यू आ रही, जी स्क्वायर माइनस सी, ये जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है जी स्क्वायर माइनस सी, इसकी कोई वैल्यू आ रही है, मतलब सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर ये 0 हो जाता है मतलब सर्कल एक्सिस को टच कर, अगर ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है मतलब एक्स इंटरसेप्ट कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब सर्कल एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सर्कल विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। है ना। अगर ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है मतलब सर्कल और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ पहले। यस सर। Yes, sir. सम स्टैंडर्ड नोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बहुत आसान भी है, बस फॉर्मूला याद रखना, सुनना ध्यान से। सर्कल की इक्वेशन या कोई भी कर्व की इक्वेशन को एस से डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, एस। एस मतलब किसी भी कर्व की इक्वेशन को, कोई भी कर्व की इक्वेशन को आप एस से डिनोट करोगे, जनरल कर्व की इक्वेशन। अब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको चीज निकाल रहे हैं, x1, y1 के रेस्पेक्ट में मान लें, ठीक है। अब ये पॉइंट x1, y1 हो सकता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो सकता है सर्कल के बाहर हो, कोई भी पॉइंट ये हो सकता है, उसके रेस्पेक्ट में मान लो इसमें रखना है, तो वो
इस पॉइंट को अगर इसमें इक्वेशन में रखता हूं उसको डिनोट करेंगे S1 से। तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? S1 का मतलब क्या होगा, बस आपको ये जानना है। S1 मतलब ये पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में रख दो, इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में रख दो, तो ये S1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S1। तो पहला लेटर है S, S पता होना चाहिए S का मतलब क्या है। दूसरा लेटर है S1, S1 पता होना चाहिए S1 का मतलब क्या है और S1 को निकालने का तरीका। तीसरा इंपॉर्टेंट लेटर है T। T मतलब बेसिकली तो टेंजेंट से डिनोट करता है वैसे तो, लेकिन T निकालने के तरीका, T की इक्वेशन निकालने का तरीका, आपको क्या करना है, कर्व की इक्वेशन में जहां जहां पे भी x स्क्वायर आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना x(x1) से। T निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। जहां जहां पे भी कर्व की इक्वेशन में x स्क्वायर का टर्म है उसकी जगह लिख दोगे x(x1), y स्क्वायर के टर्म की जगह आ जाएगा y(y1), x की जगह रिप्लेस करना है x1 x प्लस x1/2, y की जगह रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। आप जब इस कर्व की जो भी कर्व की इक्वेशन उसमें ये रिप्लेस कर दोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी t की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन मिलेगी t। तो आपको ये तीन जो चीजें हैं S1 T और S ये पता होनी चाहिए। इस पर मैं एग्जांपल भी करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, S1 निकालने का तरीका, T निकालने का तरीका और ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो ये देखो यहाँ पे लिखा होगा S1 और T। अगर मान लो कर्व की इक्वेशन में XY का टर्म आता है तो उसको आप xy1 प्लस x1, ये xy का टर्म जनरली कोनिक सेक्शन में आता है। सर्कल की इक्वेशन में वैसे भी xy कभी भी नहीं आता है। x स्क्वायर का टर्म आएगा, y स्क्वायर का टर्म आएगा, x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा कांस्टेंट। x इंटू वाई का टर्म नहीं आता है। x इंटू वाई का टर्म आपका पैराबोला इलिप्स वगैरह में आता है। तो तब वहां पे अगर मान लो कोई sy का टर्म है तब आप ये, अच्छा ये तीनों चीजें बाकी तीनों चैप्टर में भी यूज होती है। ठीक है, इन तीनों से कुछ फॉर्मूला बनेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब पहले मैं इसको निकालना सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है और कोई पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में आपको चीजें निकालनी, उसका कोऑर्डिनेट है मान लो 7,8, कोई भी रैंडम मैंने एग्जांपल लिया है। आपको पूछा इसका S क्या होगा। S मतलब सिंपली ये कर्व, S मतलब ये कर्व, फिर S का इतना यूज नहीं है, बस ये कर्व S होगा, ये आपको बताना चाहिए। S1 क्या होगा, इस कर्व में x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। बस इसमें वैल्यू पुट अप कर देना तो S1 आ जाएगा। ये जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? S1 की वैल्यू, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी। T निकालना है तो T निकालने के लिए क्वेश्चन क्या सिखाया था, x जहां जहां भी x स्क्वायर आएगा उसकी जगह क्या रिप्लेस होगा? x इंटू x1। x इंटू x1 मतलब 7x, y स्क्वायर की जगह y(y1) मतलब 8y, x की जगह क्या रिप्लेस होगा? x प्लस x1/2, y की जगह क्या रिप्लेस होगा? y प्लस y1/2 और z कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। तब T की इक्वेशन, अब देखो कर्व की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन ये थी। अब यहां से अगर T की इक्वेशन निकालनी है तो T की इक्वेशन कैसे दिखेगी? तो इसी कर्व की इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 7x, y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 8y, x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस 7/2, y की जगह क्या आ जाएगा? y प्लस 8/2 और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। तो ये जो इक्वेशन बनी ये किसकी इक्वेशन है? T। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो T की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ये क्यों सिखाया गया? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, बताऊंगा अभी। सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। पहला फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। कोई भी सर्कल है और कोई भी पॉइंट है। अब एक सर्कल और एक पॉइंट तीन जगह हो सकते हैं, या तो पॉइंट बाहर हो, या पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, या पॉइंट सर्कल के अंदर हो। ये तीन पोजीशन हो सकती है। पॉइंट है मान लो x1, y1। पॉइंट क्या है आपका? x1, y1। सर्कल की इक्वेशन पता है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, वो पॉइंट x1, y1 दिया हुआ है, कोई ना कोई एक पॉइंट, और बोला है बताओ ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, बाहर होगा या सर्कल के ऊपर होगा।
अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसमें रख देंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, है ना। तो बेसिकली वो S1 ही तो निकाल रहे हो आप। तो आप यहाँ से क्या कंडीशन डेवलप होगी, S1 निकालना पड़ेगा आपको। S1 अगर आपका ग्रेट इक्वल टू 0 है मतलब पॉइंट इज ऑन द सर्कल, सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर है। S1 अगर आपका नेगेटिव है लेस देन 0 मतलब पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। S1 अगर आपका ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तो S1 की मदद से आप पता कर सकते हो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। S1 की वैल्यू पता कर लो। वैल्यू कैसे पता करते पता ही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब सर्कल के बाहर, नेगेटिव आ रहा है सर्कल के अंदर, 0 आ रहा है मतलब सर्कल के ऊपर। ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. एक दूसरा फॉर्मूला और है, पहले मैं वो बता देता हूँ फिर आगे। हाँ, दूसरा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिख लो इसको, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका फॉर्मूला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पहले होता है क्या ये समझो। पहले एक सर्कल है, मान लो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1, y1। इस पॉइंट P से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है मान लो, और इन दो टेंजेंट पे ये जो दो पॉइंट है यहां से कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो इस कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब सुनो ध्यान से, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल पे तो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी, उन दोनों पॉइंट से जो बनने वाली कॉर्ड है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने पे सर्कल को जहां पे टच करती है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की आपको इक्वेशन निकालनी है। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। और पॉइंट क्या है, x1 y1 आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। इसका फॉर्मूला है सिंपली t इक्वल टू 0, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो कोई पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो क्या लिखोगे, t इक्वल टू 0। t कैसे निकालते पता है, यस सर। t निकालना भी सिखा दिया है। तो आपको पॉइंट दे देंगे सर्कल के बाहर और ऐसा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। Yes, sir. दूसरा Yes, इंपॉर्टेंट sir. फॉर्मूला, वैसे तो यूज नहीं होता लेकिन कभी कभी अगर यूज हो जाए पता होना चाहिए। कोई सर्कल है या फिर कोई भी कर्व है, कोई भी रैंडम कर्व है, कोई भी सर्कल है, और उस पे जो कोई पॉइंट पता है आपको, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट पता है P, ये भी मान लो P x1, y1। अच्छा, ये सब जगह एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं सर्कल के लिए, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई कर्व है या फिर कोई भी सर्कल है और उसके ऊपर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो बोला कि अगर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। इस पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो इसका भी फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों का फॉर्मूला सर सेम कैसे आ रहा है, दोनों तो अलग अलग है। दोनों अलग अलग ही, फॉर्मूला सेम आ रहा है लेकिन दोनों में x1 y1 अलग अलग है, यह ध्यान रखना। फर्स्ट वाले केस में x1 y1 क्या है, आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड वाला पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट हो रही है ना। और यहाँ पे x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। फॉर्मूला भले ही सेम है लेकिन पॉइंट तो अलग अलग है ना, फॉर्मूला दोनों का सेम है। पर क्लियर है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का भी फॉर्मूला है t इक्वल टू 0, टेंजेंट निकालने का भी फॉर्मूला t इक्वल टू 0। दो चीज आपको ये ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉर्ड बाइसेक्टेड, क्या आखिरी है बस, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये तीन फॉर्मूला याद रखना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, कोई सर्कल है या फिर कोई भी पैराबोला है, कोई भी इलिप्स, कुछ भी हो, इसके अंदर मान लो कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दी, क्या ड्रॉ करी, कॉर्ड। उस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको पता है, मान लो कॉर्ड का क्या पता है आपको, मिड पॉइंट। ये पी क्या है, मिड पॉइंट है। इस बार पी क्या है, मिड पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1। यहाँ पे पी आपका मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1।
अब इसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड, इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड। इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला जाएगा T इक्वल टू S1। और T आपको पता है T कैसे निकालते हैं, S1 कैसे निकालते हैं, इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले याद रखना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0, T निकालने का तरीका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह वाई बाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज, एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू, ये याद होना चाहिए बस। तो T आ जाएगा, तो T इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता तो T इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन भी आ सकती है, कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी T इक्वल टू S1। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। Yes, sir. एक लास्ट, दो सर्कल ऑर्थोगोनल अगर हैं, ऑर्थोगोनल मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं मतलब दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक ऑर्थोगोनल हमने वहां पे पढ़ा था मैट्रिसेस में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वहां पे कंडीशन आई थी अगर ए इज ऑर्थोगोनल मेथड A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, याद आ रहा है ना? फिर वहां पे वो अलग चीज थी, उसको इससे रिलेट मत करना, लेकिन बस कर्व ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं। तो अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है, दोनों की इक्वेशन आपको पता है तो उसकी जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन याद रखना, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। सर्कल 1 मान लो, एक सर्कल 1 की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये सर्कल 1 की इक्वेशन है। सर्कल 2 की इक्वेशन ये रही, ठीक है? सर्कल 1 की इक्वेशन है, सर्कल 2 की इक्वेशन, यहाँ पे g1 ये रहा, g2 ये f1 ये f2 ये c1 ये c2। अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फैमिली ऑफ सर्कल जैसे वो होता है, फैमिली ऑफ लाइन होती थी वैसे फैमिली ऑफ सर्कल भी होता है। एक सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। जैसे वहां पे पिछली बार इक्वेशन क्या थी, l1 प्लस लैम्डा l2 इक्वल टू 0। Yes, sir. कोई सर्कल जो कि एक लाइन और एक सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उस सर्कल की इक्वेशन कभी भी अगर अज्यूम करनी हो तो हमेशा s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 ही अज्यूम करना। कैसे पता चलेगा अज्यूम करनी है, आपको ऐसी लैंग्वेज देंगे क्वेश्चन में, अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल दिस एंड लाइन दिस। मेरा सर्कल किसी एक सर्कल और लाइन से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे अज्यूम करूंगा, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। s मतलब जो गिवन सर्कल है उसकी इक्वेशन, l मतलब लाइन की इक्वेशन, और ये डॉटेड वाले सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। बस इतना याद रख लेना। दूसरा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको दो सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल मान लो ये रहा। अब बोला है कि दोनों सर्कल, दो सर्कल की इक्वेशन दे दी आपको, और बताओ ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दूर दूर है या इंटरनली टच कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना? इन दोनों सर्कल की पोजीशन कैसी, ये पता करना है। Yes, sir. दो सर्कल के बीच में ये 5 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो दोनों दूर दूर हो, या दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, या दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, या दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करें, या एक सर्कल दूसरे के अंदर। दो सर्कल के बीच में 5 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। जैसे एक पॉइंट और एक सर्कल में 3 तरह के रिलेशन होते हैं, पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, अंदर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा। एक लाइन सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी, या बाहर से निकल जाएगी। वैसे दो सर्कल के बीच में ये 5 तरह के रिलेशन हो सकते हैं।
अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिलेशन होगा? तो इसके लिए आपको दोनों सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और दोनों की रेडियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले केस में क्या रिलेशन आ जाएगा कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता है, दोनों सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, दोनों सेंटर के सर्कल के बीच की दूरी आ जाएगी। ये जो Yes, दूरी है sir. ये ग्रेटर होगी R1 प्लस R2 से। अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से ग्रेटर हो मतलब सर्कल दूर दूर होंगे। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर होंगी मतलब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी इज लेस देन द रेडियस R1 प्लस R2 मतलब दोनों को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। इंटरनली टच कर रहे हैं मतलब दोनों के बीच की दूरी R1 माइनस R2 की क्या होगी? बराबर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक R1 होगा, यहाँ से यहाँ तक R2 होगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2। ठीक है, और अगर मान लो अंदर ही चला जाएगा दोनों के बीच की दूरी इज लेस देन R1 माइनस R2। तो ये कंडीशंस होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों सर्कल की इक्वेशन देंगे, सेंटर पता करो दोनों का। सबसे पहले दोनों सर्कल का सेंटर पता करो। सेंटर पता करने का फॉर्मूला सिखा रखा माइनस जी माइनस एक्स। सेंटर पता करने के बाद दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकाल लो। वो दूरी को R1 प्लस R2 मतलब दोनों के रेडियस के सम से और डिफरेंस से कंपेयर करके देखो, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो आपकी कंडीशन। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले में कितनी टेंजेंट बन सकती है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी पूछ लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ Common tangent. टेंजेंट। तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखोगे तो एक, अगर सर्कल दूर दूर है तो 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी, 1 2 3 और ये 4। डायग्राम ढंग से नहीं बना लेकिन समझ लेना। Yes, sir. सर्कल अगर दूर दूर है तो 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी, और याद रखना वैसे नहीं, यहाँ पे 4 फिर 3, 1 2 और 3। सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे तो 2, 1 और 2, 2, इंटरनली टच करे तो 1 1, और यहाँ पे 0. 4 3 2 1 0। आसान, याद रखना भी आसान। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो आपको बस नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा है मतलब पहले आपको सर्कल की पोजीशन पता करनी पड़ेगी, ये दोनों सर्कल कैसे हैं, दूर दूर है, टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन पता चल गई फिर पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी है। क्लियर है? Yes, sir. जैसे यहाँ पे बोला है कि इफ द सर्कल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, तो बताओ कंडीशन क्या होगी? तो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी? C1 C2 के बीच की दूरी इज लेस देन R1 प्लस R2। अच्छा, यहाँ पे एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी लगा सकते हो आप। C1 C2 ये R1 ये R2, तो सम ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है? एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सारी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ये कंडीशन याद रख लेना, बस नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट बनाना, शॉर्ट नोट देख लेना। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। मोर देन पूरे 2 चैप्टर को हमने लगभग 1.5 घंटे में रिवाइज करा दिया। Yes, sir. अब आपके ऊपर है, अगर आपको करना हो तो पढ़ लेना। आज रात को थोड़ा सा ऊपर के 2-3 घंटे और फिर ढंग से सब रिवाइज करने के बाद, सारे फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद पेपर अटेम्प्ट करना। पेपर में हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने भी, कोई बात नहीं, वो होने के बाद उस पेपर को वापस री अटेम्प्ट करना, तो ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर अगले हफ्ते से फिर आपको वापस इंटीग्रेशन पे ध्यान देना। ये जो वीडियो मैंने भेजा है इसको देख लेना। Yes, sir. ठीक, चलो, थैंक यू। Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.